नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरएसएस 100 वर्ष समारोह में फिल्म उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल। मोहन भागवत ने संबोधन को बताया प्रेरक। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर सियासी संग्राम। प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र पर लगाया विश्वघाती डील का आरोप। शारदीय कांवड़ यात्रा हरिद्वार में शुरू। 9 जोन और 19 सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़। पुलिस प्रशासन ने पैदल और वाहन मार्गों पर कड़े प्रबंध किए। केदारनाथ धाम बर्फ की चादर में ढका। भीषण ठंड के बीच पुलिस आईटीबीपी की हाई अलर्ट तैनाती। सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह चाक चौबंद। अयोध्या में सरयू किनारे विकसित तपोवन बायोडायवर्सिटी पार्क ने आकर्षित किए सैलानी। आध्यात्मिक शहर की हरित पहचान को मिली नई पहचान। अब खबरें विस्तार से। मुंबई में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में फिल्म उद्योग, कला और कानून जगत की कई नामी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के संबोधन को अतिथियों ने प्रभावशाली बताया और आयोजन की सराहना की। मंच से कई दिग्गजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इसे प्रेरक बताया। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले ने सलमान खान की मौजूदगी पर कहा कि वे भी भारत के नागरिक हैं और सर्वधर्म समभाव की भावना में विश्वास रखते हैं, इसलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। अभिनेता सुबोध भावे ने भी कहा कि इस आयोजन में सभी वर्गों के लोग भाग ले रहे हैं, जो भारत की समावेशी परंपरा और विविध विचारों को स्वीकार करने की संस्कृति को दर्शाता है। बहुत ही बढ़िया लगा सर को सुनकर। एंड इट्स ऑल अबाउट नेशन बिल्डिंग, इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड एज इंडियंस एंड एज इंडियंस टेकिंग इंडिया फॉरवर्ड। तो बहुत ही बढ़िया लगा। इट्स वेरी वेरी ग्रेशियस एंड लवली ऑफ हिम टू गिव हिज टाइम। बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस था बिकॉज डॉक्टर मोहन भार्गव इतने ज्ञानी हैं, इतना उनका एक जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग है और सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई और एक विट के साथ और एंड एक बहुत एक वेरी नाइस वे ऑफ कम्युनिकेशन उनका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ समझ में आया कि जो आरएसएस की एक जो सोच है उसके पीछे जो कार्यकर्ता है और पूरी उनकी जो अलग अलग चीज़ों पे वो लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ समझ में आया। तो बहुत अच्छा लगा एंड ये ज़रूर बार बार हर जगह होना चाहिए। हाँ, आज जो कार्यक्रम था इसमें बहुत कुछ जो बातें सुने बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहुत कुछ मुझे मालूम नहीं था और आज बहुत सारी चीज़ मालूम पड़ा और ये मैं बधाई देना चाहता हूँ संघ को कि इतना अच्छा चीज़ हो रहा है हमारे आसपास। और मैं हम हर प्रश्न का जो जवाब था मोहन जी के पास वो बहुत ही बढ़िया था। बहुत अच्छा लगा। पहले तो आरएसएस की यात्रा को 100 साल पूरे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज मुझे मोहन जी की बातें सुनने का मौका मिला। पहली बार उन्हें आमने सामने देखा है और उनकी बातें सुनी है और बहुत प्रभावित फील कर रहा हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, बहुत ही सेंसिबल बातें थी और बहुत विषय के बारे में बातें थी और सभी को जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड संघ की आगे की यात्रा के लिए उनको मैं बधाई देना चाहूँगा एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले तो इस शताब्दी समारोह पे सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं एक्चुअली मोहन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो बहुत प्रेरित करते हैं। उनकी जो विचारधारा है और जिस तरीके से दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने, देश की सेवा में जो काम किया है उन्होंने और लोगों को उन्होंने एकाग्रित किया है इस सोच के साथ कि जनहित के लिए और राष्ट्र हित के लिए निस्वार्थ भाव के साथ, उसकी मैं बहुत फ़ैन हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और मेरे संकल्प को उन्होंने और
दृढ़ बनाया है। तो आई रियली होप टू टेक हिज वर्ड्स फॉरवर्ड एंड मैं देश की सेवा में थोड़ा सा और हाथ बटा सकूँ। सभी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, सभी अलग अलग वर्गों से लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यही भारत का एक खूबसूरती है भारत की, कि भारत हर एक विचारधारा को अपना कर आगे चल रहा है, और इस देश की खूबसूरती यही है कि विविधता में एकता है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली में स्कूलों को बम से धमकी से हड़कंप मच गया है। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच धमकी भरे कॉल आए थे और 9 स्कूलों में हाई अलर्ट, सघन तलाशी जारी है। दमकल व बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया है। दक्षिणी दिल्ली के 3 स्कूल निशाने पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे स्कूलों में हड़कंप मच गया है। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच जो है धमकी भरे कॉल आए थे और 9 स्कूलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद सघन तलाशी भी जारी है और दमकल व बम निरोधक दस्ता जो है वो तैनात किया गया है। दक्षिणी दिल्ली के 3 स्कूल जो हैं वो निशाने पर हैं। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस समझौते पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कड़ा हमला बोला है। उन्होंने समझौते को आत्मविश्वास से भरा व्यापार समझौता नहीं बल्कि एक विश्वघाती डील बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश के राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय नीतियों को अमेरिका के हाथों सौंप दिया है। ये आत्मविश्वास वाला ट्रेड डील नहीं है, ये विश्वासघात वाली डील है, जहां पर यूएस ने फरमान जारी किया है कि इंडिया को किस तरीके की डील साइन करनी है। जब यूरोपियन यूनियन का हुआ, क्यों देशवासियों ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, वेलकम किया? क्योंकि ये इक्वल टर्म्स पे अग्रीमेंट हुआ। जो बाकी सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए इक्वल टर्म्स पे हुए। यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए कह रहा है पहले तो आप हमें यह आश्वासन दीजिए कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। जो आश्वासन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हमारे जाता हो या कोई दूसरा हमारे देश को ये नेशनल इंटरेस्ट की जो डिसीजंस हैं उसमें इंटरफेयर करता हो, उसमें आपने हाँ किया। ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आपने ये हाँ किया। आपने कहा $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। इंडिया के साथ कितनी खरीदारी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी 0% ड्यूटी पे टैरिफ्स पे इनकमिंग गुड्स होंगे जो यूएस से आएंगे, हमारे जो होंगे 18% पे होंगे। और 0% पे कौन से जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी होगा, उसमें एनर्जी वाले भी होंगे, उसमें ऑयल भी होगा। तो आपने तो पूरा का पूरा अपनी नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पॉलिसी यूएस के हवाले कर दी कि वो निर्णय ले। तो ये किस बात का आत्मविश्वास है? या आत्मविश्वास नहीं है, ये विश्वासघात है। और किस मजबूरी में किया गया है, ये आज सरकार को पार्लियामेंट के पतल पे आकर डिस्कस करना होगा कि क्या ट्रेड डील का अग्रीमेंट है, कौन से नेशनल इंटरेस्ट नेगोशिएट किए गए हैं और किस आधार पे ये अनफेयर अनइक्वल जो ट्रेड डील है वो लागू की गई है। ये मैं फिर से दोहराऊंगी, ये ट्रेड डील नहीं है, ये सिर्फ फरमान जारी हुआ है यूएस का, जो आपने उसको अग्री किया है। आप आर्म ट्विस्ट हुए हैं और क्या आपके कारण रहे थे, ये सब पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अयोध्या पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेंशन स्कीम यूजीसी यूनियन बजट, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और लंबित मुकदमों पर अहम बयान दिए। मेघवाल ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का विचार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कई अहम सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में है और इससे कर्मचारियों में सकारात्मक भाव आया है। यूजीसी को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के जरिए गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देते हुए कहा कि और अधिक अध्ययन के बाद इसे दोबारा लाया जाए। सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेगी। अब आप ये कह रहे हैं कि हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम पे ही जाएंगे, आपका यही सवाल है ना? ये जब विचार आया था ओल्ड पेंशन स्कीम का, ये विचार मनमोहन सिंह जी के कालखंड में आया और उसके बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की है उसमें बहुत सुधार किया है। अब कर्मचारियों में ये भाव आ गया कि ये जो
नई पेंशन स्कीम लेके आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये बेटर है। ये मामला ही सुप्रीम कोर्ट का ही था। कोई आदमी पीआईएल में गया, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही यूजीसी ने अपना रेगुलेशन के ड्राफ्ट रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा चेंज करके लाओ, ऐसा चेंज करके लाओ। अब एक पीआईएल में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको अभी स्टे करते हैं और आप इसका और अध्ययन करके लाइए। देखिए, सरकार संवेदनशील है, सभी वर्गों का सरकार ध्यान। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को आंकड़ों की भी समझ नहीं है और 18% तथा 0% को फर्क को भी नहीं जानती। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि इस समझौते से आखिर फायदा किसे होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो भी इस समझौते को समझेगा उसे साफ दिखेगा कि यह कोई डील नहीं बल्कि ढीलापन है, क्योंकि पूरा बाजार अमेरिका के हाथों में सौंप दिया गया है। WTO के बाद बड़े पैमाने पर बाजार खोल दिया गया है और बाजार खुलने के बाद सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे फार्मर्स, गरीब, इनके ऊपर संकट आने वाला है। MSMEs कैसे कॉम्पिटिट करेंगे जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च, इनोवेशन और तमाम तरह का सहयोग जब सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार जरूर कहती है कि MSMEs हमारी इतनी हैं, लेकिन रजिस्टर्ड MSME क्यों नहीं है ज्यादा? और फिर आपसे सीधी सी गिनती की बात है, 0 बड़ा क्या 18, 0 बड़ा क्या 18। बीजेपी गिनती ही नहीं जानती है। आप बताइए 18%, 0%, इससे बड़ा क्या है? बिहार विधानसभा में करारी शिकस्त के बाद लंबे समय तक गायब रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अचानक सक्रिय हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो बिहार यात्रा पर निकल गए हैं। ये यात्रा के तहत वो हर जिले में जाएंगे और पार्टी के संगठन का पुनर्गठन करेंगे। वहीं पीके ने पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार को महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देने का वादा भी याद दिलाया। सुनिए उनका पूरा बयान। यहाँ किया था चुनाव के बाद गांधी आश्रम पर मैंने बात कही थी कि बिहार नवनिर्माण को लेकर हर प्रखंड में एक बड़े स्तर का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले जनसुराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर जिले में मैं 1 या 2 दिन बिता रहा हूं ताकि साथियों से मुलाकात हो सके और जो जनसुराज से लोग जुड़े हुए रहे हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा सके कि जो बिहार नवनिर्माण का अभियान हम लोग शुरू करने वाले हैं जून से, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, जनसुराज के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और किन साथी की क्या भूमिका होगी, इसी पर बातचीत के लिए यहाँ बैठे हुए। यहाँ बगहा में एक मुद्दा गरमाया हुआ सर, बेलवनिया पुल को लेकर, उस पर क्या जनसुराज कोई काम करेगा? नहीं, अभी हम लोग की जानकारी में बात लाई गई है, उसको देखते हैं, लोगों से मिलेंगे, संगठन के साथी भी उस पर विचार करेंगे। बिहार में कोई भी ऐसा मुद्दा है जो कि जन सरोकार का है, जहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ है या दिक्कत है या सरकार नहीं सुन रही है, तो जनसुराज को तो जनता ने मैंडेट ही वही दिया है। हम लोग ना सरकार में है ना विपक्ष में है, हम लोग जनता के बीच में है। जनता ने कहा है कि आपको विधानसभा के बाहर बैठना है, समाज में काम करना है। तो अगर समाज का कोई मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, जनता के सरोकार का मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर उसको उठाया ही जाएगा। आज बगहा के साथियों से उसकी बात करेंगे और जो बात सब लोग मिल के तय करेंगे वो उस चीज़ को किया। किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सड़क निर्माण में लापरवाही पर सख्त रूप अपनाते हुए साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 महीने के भीतर यदि पथ निर्माण विभाग की किसी भी सड़क पर गड्ढा पाया गया तो संबंधित इंजीनियर और संवेदक पर कठोर कार्रवाई तय है। मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि भारत नेपाल सीमा सड़क से जुड़े बड़े और नामी संवेदक JKM इंफ्रा प्रोजेक्ट को लगातार एक्सटेंशन लेने और काम में लापरवाही के कारण निविदा से वंचित कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि संदेश बिल्कुल साफ है, सड़क अच्छी बनाइए तभी आपकी खैरियत होगी। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के 31वें दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने बताया
कि किशनगंज बहादुरगंज सड़क का चौड़ीकरण, तैयबपुर में पुल निर्माण और 82 अमौर गलगलिया 4 लेन सड़क का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पथ निर्माण विभाग की सभी सड़कें देश में अव्वल होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमांचल का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है। चिंता करनी है। और आपने देखा होगा कि अभी किशनगंज से जो बहादुरगंज का रोड जाता था उसका चौड़ीकरण 4 लेन हो रहा है। ठाकुरगंज जाने के लिए तैयबपुर से ठाकुरगंज के बीच पुल की आवश्यकता, पुराना पुल हो गया था, नया पुल बन रहा है। 82 अमौर से बहादुरगंज होते हुए गलगलिया तक 4 लेन रोड बन रहा है। और जो हमारा गलगलिया से नेपाल बॉर्डर होते हुए टेढ़ागाछ होते हुए आगे बेतिया तक इंडो नेपाल बॉर्डर रोड वो भी बन रहा है। कल हमने इंडो नेपाल बॉर्डर रोड जो ठेकेदार बना रहा था, 7-8 साल से बार बार एक्सटेंशन ले रहा था, बहुत बड़ा ठेकेदार था, नामी ग्रामी ठेकेदार था, लेकिन मेरे कलम से कल उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया। पूरा बिहार में तहलका मचा, लेकिन मैंने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया कि पहले रोड जल्द बनाओ, अच्छा रोड बनाओ, तब तुम्हारी खैरियत होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहारनपुर पहुंचे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश में आज सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शब्दों की बाजीगरी कर भ्रम, भय और असमंजस का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। नकवी ने कहा कि भारत की पंथ इसलिए सुरक्षित है और मजबूत है क्योंकि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज स्वयं पंथ निरपेक्ष है और उसने हमेशा इस रास्ते को चुना है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने धर्म के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा दिया, वहां आज इंसानियत और मानवता खतरे में है। आज हमारा देश जो है वो हमारे जो देश में एक बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव है, उसके खिलाफ जो लफाजी की लंपटलावी है और जो कन्फ्यूज़न का काल्पनिक कुनबा है, वो जो है वो जिस तरह से भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उससे देश को सावधान होना होगा। आज जो है वो हमारा देश जो है वो हमारे देश की जो पंथ निरपेक्षता है वो केवल इसलिए सुरक्षित भी है और इसलिए भी मजबूत है कि इस देश का जो बहुसंख्यक है वो हिंदू समाज है और हिंदू समाज ने जो है वो पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना। जो जिन देशों ने इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहराया, पाकिस्तान जैसे देशों ने, वो आज जल्लादी जुल्म और जुर्म के जानवर बने हुए हैं और इस दहशतगर्द दरिंदों का जो कुंड है और उनका कुनबा है वो आज इंसानियत और मुल्क और ख़ास तौर से उस मानवता का दुश्मन बना हुआ है। और जो कुछ भी आज जो है वो देश में हमारे सकारात्मक माहौल है, चाहे वो बाहरी घमासान हो और चाहे अंदरूनी व्यवधान हो, उस बाहरी घमासान और अंदरूनी व्यवधान को परास्त करते हुए हमारा देश जो है वो मजबूती के साथ तरक्की के रास्ते पे चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मुफ्ती अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया है। रविवार को वह देवबंद एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि जो आज विश्व के इस्लामी संस्था देवबंद दारुल उलूम है, अफसोस की बात है। इस प्रकार के संस्थान में दहशतगर्दी की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद को इस्लामी जमात से हटकर देश के विकास और प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये जवाब उन्होंने मौलाना अरशद मदनी के उस बयान पर दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कभी भी भारत का भला नहीं चाहते। दारुल उलूम में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अफसोस की बात है। वहाँ पर जो है वो किसी भी इस तरह के संस्थान में जो है वो दहशतगर्दी की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। मानते हैं दहशतगर्दी की शिक्षा? दहशत मैं नहीं मानता। मैं यही मानता हूँ कि किसी भी ऐसे संस्थान में दहशतगर्दी की दीक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए, देशभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए। और जो लोग भी दहशतगर्दी की दीक्षा दे रहे हैं वो न देश के हित में काम कर रहे हैं न समाज के हित में। आप ही की पार्टी के विधायक हैं, बोलते हैं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। देखो ऐसा है कि जो ये बोलता है वो
बिल्कुल गैर राजनीतिक व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी किसी भी समाज को अछूत बना करके, किसी भी समाज को ये कह करके कि हमें वोट तुम्हारा नहीं चाहिए, वोट कोई दे ना दे ये इशू नहीं है। आप जो है वो चढ़ा करके जो है वो काम करेंगे, ठीक। शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जो आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व तक चलेगी। इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। हरिद्वार के कमाल दास कुटिया में हुई पुलिस ब्रीफिंग के बाद जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के पैदल मार्ग और वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। पार्किंग स्थलों और गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हर की पेड़ी क्षेत्र में आने वाले सभी प्रमुख पुलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। पूरी यात्रा के लिए मेला क्षेत्र को 9 जोन और 19 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी राजपत्रित अधिकारियों को सौंपी गई है, जबकि सेक्टरों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 90% कांवड़िए नजीबाबाद और बिजनौर के रास्ते मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, रामनगर, पीलीभीत और बरेली जैसे क्षेत्रों से आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चिड़ियापुर और रायसी लक्सर जैसे प्रमुख पड़ावों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है। शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा, उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग दे करके और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो हर की पैड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से कांवड़िए अपने गंतव्य को जाए, हमने हमारे द्वारा प्लानिंग की गई है। संपूर्ण कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो पुलिस फोर्स बल की तैनाती की गई है, एसएसपी महोदय के निर्देश के क्रम में 9 जोन और 19 के करीब में हमारे द्वारा सेक्टर बनाया गया है। प्रत्येक जो जोन है उसके प्रभारी हमारे द्वारा गैजेटेड अधिकारी को बनाया गया है, और इसी तरीके से जो सेक्टर है उसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चूँकि हमारे वहाँ जो कांवड़ यात्री हैं, इस वाले में लगभग 90% के जो कांवड़िए हैं वो वाया नजीबाबाद, बिजनौर होकर के आते हैं, जो पीछे से मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, उधर अपना रामनगर, पीलीभीत, बरेली, इन क्षेत्रों से आते हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ पे चिड़ियापुर में भी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। चूँकि एक महत्वपूर्ण यात्रा का पड़ाव यहाँ पे रसावड़ है, वहाँ पे भी हमारे द्वारा विस्तृत व्यवस्था की। मुंबई के पास भिवंडी में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हरिहर कंपाउंड में एक मैट्रेस कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि करीब 4 किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। देखते ही देखते आग के लपटों ने आसपास मौजूद कई अन्य गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तो ये थी अब तक की ताजा खबरें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।